नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल टॉपिक को बिल्कुल न्यूट्रल और डेटा ड्रिवन तरीके से समझने जा रहे हैं। आज का सवाल है कि इंडिया की इकॉनमी के लिए कौन सा पीरियड ज़्यादा बेहतर है, 2000 से लेकर 2014 तक या 2014 से लेकर 2026 तक। मैं यहाँ न बीजेपी का पक्ष लूंगा, न कांग्रेस का पक्ष लूंगा, न पॉलिटिकल नैरेटिव बताऊंगा। मैं सिर्फ नंबर्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और ग्लोबल डेटा यूज करूंगा। डिसीजन आपका होगा, आपके हाथ में होगा। हम कंपेयर करेंगे जीडीपी ग्रोथ, रियल और नॉमिनल, पर कैपिटा इनकम, इन्फ्लेशन और स्टेबिलिटी, एक्सपोर्ट्स और एफडीआई, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल प्रोग्राम, और ग्लोबल रैंकिंग ऑफ इंडिया। सब डेटा हमने लिया है वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, आरबीआई से, रिटर्स से और गवर्नमेंट और इंटरनेशनल सोर्सेज से। ये वो टाइम था जब इंडिया 1991 के रिफॉर्म्स के बाद मोमेंटम पकड़ रहा था। 2000 से लेकर 2014 की बात कर रहे हैं। आईटी एंड सर्विसेज सेक्टर ग्रो कर रहा था, ग्लोबलाइजेशन का फायदा मिल रहा था। जीडीपी ग्रोथ मतलब हमारा एवरेज था 6.5 से 7% के आसपास। 2003 से 8 के बीच हाई ग्रोथ फेज था। 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद स्लो डाउन हुआ। मतलब ग्रोथ स्ट्रांग थी लेकिन वोलेटाइल थी। नॉमिनल जीडीपी 2000 में इंडिया का जीडीपी 468 बिलियन यूएसडी के आसपास था, यूएस डॉलर के आसपास। 2014 में 2.04 ट्रिलियन यूएस डॉलर हुई। 14 साल में 4.3x ग्रोथ मिला हमें। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस था एक डेवलपिंग कंट्री के लिए। इकोनॉमी का नेचर सर्विस ड्रिवन ग्रोथ, मतलब आईटी, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग वीक रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ लिमिटेड था। इन्फ्लेशन कई सालों तक हाई रहा। इस एरा में फाउंडेशन बिल्ड की लेकिन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लिमिटेड रहे, काफ़ी लिमिटेड रहे। अब अगर हम बात करें 2014 से लेकर 26 के टाइम की, तो इंडिया ऑलरेडी एक लार्ज इकोनॉमी बन चुका था। पॉपुलेशन और डोमेस्टिक मार्केट स्ट्रांग थी, ग्लोबल कंपटीशन और अनसर्टेनिटी ज़्यादा थी। जीडीपी ग्रोथ हमारा 6.3 से 7% के आसपास था। पेंडेमिक जैसे ग्लोबल मतलब जो शॉक्स हमारे देश को मिले, उसके बाद भी रिकवरी काफ़ी अच्छी हुई। 2023-24 में ग्रोथ हमारा 9% के आसपास था। मतलब जो ग्रोथ था हमारा वो कम लग सकता है, लेकिन ग्लोबल कंडीशंस बहुत ज़्यादा टफ थी। इस वजह से हमारा ग्रोथ कांस्टेंट रहा। इंडिया आज वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है, आप सभी जानते ही होंगे। पर कैपिटा इनकम हमारा 14 में $1550 के आसपास था प्रति व्यक्ति आय। अब 2024 में वो 2700 प्रति व्यक्ति की आय हो गया है। मतलब 73% का जंप आया है और लिविंग स्टैंडर्ड्स काफ़ी इंप्रूव हुए हैं। इन्फ्लेशन एंड स्टेबिलिटी की बात करें अगर, तो इन्फ्लेशन हाई और अनप्रेडिक्टेबल, इंटरेस्ट रेट वोलेटाइल, ठीक है। पहले के एरा की बात कर रहे हैं। अब एरा दूसरे की बात करें तो इन्फ्लेशन हमारा 4 से 6% के बैंड में रहा और मॉनेटरी पॉलिसी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हुई इस एरा में। स्टेबल इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट अच्छा आया, बेटर प्लानिंग हुई और बेटर रियल इनकम दिखा लोगों का। एक्सपोर्ट्स, एफडीआई और इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे पहले का जो एरा था उसमें एक्सपोर्ट ग्रो हुए लेकिन लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन था। एफडीआई मॉडरेट लेवल पे था। अब हम अगर दूसरे एरा की बात करें तो एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट डबल हो गए। एफडीआई क्युमुलेटिव $1 ट्रिलियन के आसपास। एयरपोर्ट्स मेरे पास 74 थे पहले, अब 150 हो गए। डिजिटल इकोनॉमी बूम हुई, यूपीआई फिनटेक ने अपना जलवा दिखाया। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा विजुअल हुई है लोगों के सामने। अगर हम डायरेक्ट कंपेयर करें अगर, तो पैरामीटर्स अगर हम देखें, एवरेज ग्रोथ हमारा मतलब पहले के एरा में या दूसरे के एरा में, पहले था स्लाइटली हायर पीक्स पे, अभी स्टेबल हो गया। वोलेटिलिटी अगर हम देखें तो उस समय बहुत ज़्यादा था, अभी कम हो गया। जीडीपी साइज देखें तो उस समय 4.3x था, अभी नियरली डबल हो चुका है उसका। इन्फ्लेशन उस समय बहुत हाई था, अभी कंट्रोल इन्फ्लेशन है। ग्लोबल रैंक उस समय हम 5 के बाहर थे, अभी 4th लार्जेस्ट बन चुके हैं। और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करें तो उस समय बहुत ही कम था, लिमिटेड था। अभी बहुत ही हाई मतलब बेसिस पे हमारा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो रहा है, जो वर्ल्ड भी हमें प्रेज कर रहा है इसके लिए। इंडिया वालों से कोई उम्मीद भी नहीं है, इंडिया वाले कभी प्रेज नहीं करेंगे उसको। इंडिया वाले डिस्ट्रॉय करने में बिलीव रखते हैं, ठीक है। हमारे देश के लोगों को बाहर वालों से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, हमारे देश के अंदर के लोगों से ज़्यादा प्रॉब्लम है। खासकर जो लिबरल टाइप्स के होते हैं, जिनको कुछ अच्छा करो तो उसमें उनको प्रॉब्लम दिखता ही दिखता है। तो कौन सा एरा बेस्ट था? मतलब मैंने आपको पूरा पॉइंट से बताया, आप सारे डेटा चेक कर सकते हो, ठीक है ना, मुझे चैलेंज भी कर सकते हो। आंसर डिपेंड करता है आपके क्राइटेरिया पे। और फालतू के मतलब चैलेंजेस बिल्कुल मत करना, क्योंकि फालतू के चैलेंजेस मुझे पता है। आपको मैं दो दो प्लस दो 4 बोलूँ ना, अगर अगर आप गवर्नमेंट के सपोर्ट में नहीं हो,
तो आपको 2+2 5 ही लगेगा और आप इसको किसी भी तरह प्रूफ करना चाहोगे। तो ये फालतू का डिस्कशन है और इसके लिए किसी के पास टाइम नहीं होता। अगर आप देखते हो हाई ग्रोथ स्पाइक्स लिबरलाइजेशन का इम्पैक्ट 2000 से लेकर 14 के स्ट्रॉन्ग लग सकता है। अगर आप देखते हो स्टेबिलिटी स्केल ग्लोबल पोजिशनिंग स्ट्रक्चरल डेप्थ तो 14 से 26 में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। दोनों का रोल अलग है। एरा एक था हमारा फाउंडेशन के लिए, एरा टू है हमारा एक्सपेंशन और स्टेबिलिटी के लिए, जो बहुत ही जोर शोर से हो रहा है। इकोनॉमी को पॉलिटिकल लेंस से नहीं, इकोनॉमी को लेंस मतलब इकोनॉमी को हमें ना डेवलपमेंट, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ठीक है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के रूप में देखना चाहिए। सच ये है, इंडिया की ग्रोथ कंटिन्यूअस जर्नी है। एक एरा दूसरे के बिना पॉसिबल नहीं था। मैं डेटा रखता हूँ, डिसीजन आपका है। ओके, थैंक यू सो मच फिनिक्स फाइनेंस में बने रहने के लिए।